Dear students, so today we will be doing the bioorganic chemistry part 3. In the previous lecture, I had discussed with you how biomolecules affect a reaction, how these life processes carry on. बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उन सिंपल मैकेनिज्म्स केमिस्ट्री के वो सिंपल फंडामेंटल्स सिंपल प्रिंसिपल्स सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक हो, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो, चाहे एसिड बेस कैटलाइज्ड हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारी केमिस्ट्री में। उन्हीं का एप्लीकेशन हम अब देख रहे हैं कितने सुंदरता से होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और कैसे ये प्रोसेसेस जो हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बिना हमारी इंटरफियरेंस के, क्योंकि ये तो विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही हैं, तो हमारी इंटरफियरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है उसके अंदर हैं। तो इसमें रोल जो इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो इतने किस्म के हमने देखे पहले पढ़े भी, एक संक्षिप्त सी मैंने आपको जानकारी दी उनके विषय में, क्योंकि डिटेल में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स जो बायोपॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो किस तरह से ये कैटेलाइज होते हैं। मालूम पड़ा कि ये तो एक स्पेशल किस्म के बायो कैटलिस्ट होते हैं जिनका नाम क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमारे, वो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड्स। और इनको डायरेक्शन या गाइडेंस देने के लिए भी अंदर ही स्टोर हाउसेस होते हैं, और इस तरह के मैकेनिज्म होते हैं जो ये खुद से कंट्रोल्ड रहते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में ये प्रोसेसेस होती हैं। बिकॉज एंड लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती, जीवन चाहे वो छोटे से कीटाणु से लेकर मनुष्यों तक हो, फल फूल पेड़ पौधे सभी में। तो एनर्जी भी रिलीज होती है, खाना बनता भी है, सिंथेसाइज भी होता है, और उसके टूटने से एनर्जी भी निकलती है, बन भी रही है, निकल भी रही है। जो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, वो सिंथेसाइज भी हो रहे हैं, क्योंकि यही सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अगर यूज होते चले गए और सिंथेसाइज नहीं हुए तो लाइफ प्रोसेसेस कैसे चलेंगी? सो दीज आर सिंथेसाइज, दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस बोथ, so catabolic and anabolic, in the presence of these enzymes, which I told you earlier are very specific. हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर उसका फंक्शन होता है, इसलिए वो कोई और जगह डिस्टर्बेंस नहीं करती है। वो बड़ी फोकस्ड है एंजाइम, सिर्फ जो काम उसको दिया गया है उस पे उसका लक्ष्य रहता है, उसको पूरा करना। वेरी फोकस्ड, unlike many of us. So it's not bothered about the others, it just does its own work in a very regulated manner, leading to a variety of functions, synthesis and release of energy, जिसमें हमारे साथ में होते हैं स्टोर हाउसेस भी। ये इनको ये मैसेज कौन देता है कि किस तरह से करना है? हु इज कंट्रोलिंग? वेयर आर दे स्टोर्ड? ये कोड फॉर्म में कहाँ रहता है सारा इंफॉर्मेशन? कोडेड लैंग्वेज में, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में, आरएनए एंड द डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल, जिसकी टी कोडिंग से अब कई एक जो परेशानियां होती हैं विद इन लिविंग सिस्टम्स, उनके क्योरिंग की, उनको ठीक करने का तरीका भी निकलने लग गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई कीप स्ट्रेसिंग, कि इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को देख करके बायो मॉडलिंग की कैसे हो रही हैं, उनको फिर फॉलो करके, वो मैकेनिज्म समझ के फिर जाके ढूंढे जाते हैं अलग अलग किस्म के जो है एलिमेंट्स की दवाइयाँ, या कंट्रोलिंग फैक्टर्स वेर एवर देर इज anything goes wrong or out of the way. तो ये एंजाइम्स कुछ एक अपनाती हैं स्ट्रेटजी, लाइक इन दी आर्मी, वन इज ऐसे ही थोड़ी अटैक कर देते हैं या अपने को डिफेंड करती है कोई कंट्री।
उसके लिए उसको एक सर्टन जो है रणनीति अपनाई जाती है कि इस ढंग से लाइन ऑफ एक्शन में कंट्रोल होगा, इस तरह से बॉर्डर्स सिक्योर होंगे, दिस इज हाउ विल बी प्रोटेक्टिंग आवर सिटीजन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. फॉर एनीथिंग यू नीड अ सर्टन स्ट्रेटजी. तो एंजाइम की जो स्ट्रेटजी है वो किन किन चीज़ों पे आधारित है? वही सब चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसा मैंने बताया, द सिंपल mechanisms which we have studied, like the acid base catalysis. अब acid base catalysis आपने देखा, हमने इतने सारे रिएक्शन पढ़े तो उनमें कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर उनकी प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए तो हीट करते हैं, साथ में कुछ इस तरह से यूज करते हैं जिससे वो प्रक्रिया जो हो जल्दी पूरी हो, कैटालिसिस से जल्दी पूरी हो, कम समय में, कम एनर्जी में, तो नेचुरली वो जो है ये ज़्यादा यूजफुल होगी, जिससे प्रोडक्ट जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा बने, यील्ड भी अच्छी मिले. सो एसिड बेस कैटालिसिस, लाइक इन द केस ऑफ सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन विच यू स्टडीड इज in the process of ester hydrolysis of esters, na, which is both acid catalyzed as well as base catalyzed. तो किस तरह ये जो है कैटेलाइज होता है एसिड से, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल का जो एस्टर होता है CO ग्रुप उसमें अटैक करता है, एसिड कैटेलाइज्ड होता है तो H पॉजिटिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है. और इसी तरह अगर बेस कैटेलाइज्ड हो तो भी वो इसको आगे इसी तरह बढ़ाता है, बेस कैटेलाइज्ड. और अल्टीमेटली क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है दोनों ही केसेस में, चाहे एसिड कैटेलाइज हो चाहे बेस, फिर वो टूट करके, क्योंकि वो तो ट्रांजिशन स्टेट होता है चार्जेस वाला, एनर्जी होगी उसकी हाई, ट्रांजिशन स्टेट है, फिर वो टूट करके उसी से हमें मिलते हैं हाइड्रोलाइज ओके दो फ्रैगमेंट्स या दो मॉलिक्यूल्स कहना चाहिए, नॉट फ्रैगमेंट्स एग्जैक्टली, दो मॉलिक्यूल्स. कौन से दो, वो एसिड और अल्कोहल जिनसे कि एस्टर बना. एसिड बेस कैटालिसिस, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था. इसके अलावा अनेक और रिएक्शंस हैं जहां हमने देखे हैं, चाहे वो डिहाइड्रेशन वगैरह आपने पढ़ा हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो जहां इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. सिमिलरली कोवैलेंट कैटालिसिस. कोवैलेंट कैटालिसिस में क्या होता है कि एक्टिव साइट कंटेन्स अ रिएक्टिव ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप होता है जो कि एक पावरफुल जनरली न्यूक्लियोफाइल होता है एक्टिव साइट पे, और जो टेम्पररी तौर पे बीच में मॉडिफाई हो जाता है कोवैलेंटली, और फाइनली टेम्पररी तौर पे होता है तो फाइनली उससे प्रोडक्ट बनता है. अभी हम देखेंगे ये कोवैलेंट कैटालिसिस में कितनी अच्छी तरह को जो है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बनेगा. और कोवैलेंट कैटालिसिस का तो एक बहुत आम सा उदाहरण है कि किस हम अगर इथाइल क्लोराइड जो है उसका हाइड्रोलिसिस करें, इथाइल अल्कोहल बनाएं, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो इंक्रीज हो जाती है अगर हम आयोडाइड उसको डाल दें थोड़ा सा कैटेलाइज होने को, क्योंकि फिर इथाइल क्लोराइड से हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन जाएगा, Cl निकल जाएगा उसमें से, और Cl की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा OH. प्रक्रिया जो है उसको कैटेलाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत फास्ट नहीं होती है, ये स्लो होती है अनकैटेलाइज में, जैसे आयोडाइड डालेंगे क्यों कैटेलाइज हो जाएगी, क्योंकि आयोडाइड जो है वो तुरंत Cl को रिप्लेस कर देगा, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है ना, Cl को रिप्लेस करेगा तो अल्काइल आयोडाइड बन जाएगी. और आयोडाइड एट द सेम टाइम इट इज अ गुड लीविंग ग्रुप आल्सो, तो तुरंत वो I नेगेटिव निकला और OH से रिप्लेस हो गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तभी यहाँ मेंशन कर रहे हैं, अभी हम इसको एंजाइम्स में भी देखेंगे इसका रोल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे कैटेलाइज कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, a species having a negative charge और इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कैटेलाइज करेगा. आम रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि इथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड, उसका हाइड्रोलिसिस करें, थोड़ा सा आयोडाइड डालें, कैटेलिटिक अमाउंट वेरी लिटिल, तो वो अल्काइल क्लोराइड को एल से अल्काइल आयोडाइड बना लेगा, और अल्काइल आयोडाइड नेक्स्ट स्टेप में तुरंत निकल जाएगा आयोडाइड के फॉर्म में, और अल्काइल में क्या लग जाएगा OH, तो बन गया अल्कोहल. तो काफी फास्ट हो जाता है इससे ये रिएक्शन. मेटल आयन कैटालिसिस, एज द नेम इंडिकेट्स, मेटल आयन कैटालिसिस
जैसे यहाँ हमने न्यूक्लियोफाइल की बात करी, तो मेटल तो क्या होंगे, मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो मेटल क्या होंगे, दे विल बी इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रोफाइल, सो दे कैन सर्व एज इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट। और ये किस तरह सर्व करेंगे कैटलिस्ट के फॉर्म में, कि स्टेबलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बहुत जगह एंजाइम्स में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जो इन द कोर्स ऑफ द रिएक्शन भी जब प्रोसेस चल रही हो वो बनेगा, जब एक मॉलिक्यूल टूट रहा हो तो उसमें बनेगा। उस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने में, और साथ में जो है H2O से H पॉजिटिव ये निकाल के OH को स्टेबलाइज करने में, मतलब H2O को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे इस सेंस में कि उससे OH नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल इजिली बन जाएगा, और साथ में H2 को एसिड H पॉजिटिव भी निकल आएगा। अभी हम देखेंगे आगे किस तरह होंगी ये प्रोसेसेस। ना कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन, ये सारी प्रक्रिया जो है संभव नहीं है जब तक कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो पास पास आए। इससे क्या होता है, जब ये पास आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी व्हेन दे आर क्लोजर टुगेदर। ये और प्रॉक्सिमिटी और ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी अगेन द क्लोजनेस, और सही ढंग से उसका ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल का सही ढंग से ओरिएंटेशन होना, सही ढंग से बैठना एंजाइम के ऊपर, जिससे कि जो रिएक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स हों वो पास पास हों। तो प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन एंड कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन, दीज आर I've written them, some books have not mentioned। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एंजाइम की पूरी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, चाहे एसिड बेस कैटालिसिस हो, चाहे कोवैलेंट कैटालिसिस हो, चाहे मेटल आयन कैटालिसिस हो, वो बिना प्रॉक्सिमिटी के या अप्रोक्सीमेशन के पॉसिबल नहीं है। जब तक वो क्लोज टुगेदर नहीं आएंगे रिएक्टिंग स्पीशीज, तब तक ये कैटालिसिस संभव नहीं होती है। तो हम देखें वन बाय वन हाउ द एंजाइम is employing these simple fundamentals of chemistry, these biomolecules, and leading to the formation of products which make the running of complex processes very simple and easy, such as our breathing, such as food digestion, and so on. So, acid-base catalysis. Now, catalysis involving, as you know, proton donors or acceptors, that is acids and bases, नाम ही ये है। अब यहाँ बाहर से H2SO4 या NaOH तो नहीं डाला जाता है ना लिविंग सिस्टम में, जैसे हमने एस्टर हाइड्रोलिसिस में बाहर से बेस या किसी ने कैटलाइज करा एसिड ने, या और भी रिएक्शंस में, ये तो लिविंग सिस्टम में है, तो कुछ एक उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एसिड या बेस की तरह एक्ट करते होंगे, प्रोटॉन डोनर्स के फॉर्म में या एक्सेप्टर्स के फॉर्म में। This has the effect of activating nucleophile and electrophile. इनको एक्टिवेट भी करता है ये, H पॉजिटिव हो या OH नेगेटिव हो, या कोई ऐसा इसमें एटम लगा हो जो अपनी तरफ को H पॉजिटिव ले ले जब चाहे, और या H पॉजिटिव दे दे, यानी कि एक समय में बेस की तरह एक्ट करे, दूसरे समय में एसिड की तरह, और इस तरह एक्टिवेट भी करेगा न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स को जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स को जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। और हमने देखा कि हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, शुरू से ही बताया है मैंने कि इसकी रेजिड्यू बहुत इन्वॉल्व होती है, हिस्टिडीन, जो कि हमारा पार्ट है एंजाइम का। ये एसिड बेस रिएक्शन में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो pKa वैल्यू है, जब कोई भी एसिड डिसोसिएट होता है तो K कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन, तो इसका नेगेटिव लॉग pKa, मतलब जितना ये कम उतना वो एसिडिक ज्यादा। तो एसिड बेस रिएक्शन में हिस्टिडीन क्यों करता है इसको कैटेलाइज? क्योंकि इसका pKa जो होता है ना वो न्यूट्रल, लगभग न्यूट्रल, तो ये दोनों ही तरह एक्ट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी और प्रोटॉन डोनर की तरह भी, यानी कि एसिड की तरह भी जब ये डोनेट करेगा, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो बेस की तरह भी विद इन द लिविंग सिस्टम, जहां ये pH सामान्यतः इस तरह रहता है। नॉर्मल कंडीशन एंड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में फिर ये रिएक्शंस आगे को चलेंगे।
तो इसमें जो एग्जाम्पल यहाँ लिया है, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के तो लिए नहीं है यहाँ एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग सम bio group which is not so familiar with the fundamentals of chemistry. You all have been chemistry students till now. तो पीजी तक आपने अभी तक सेकेंड ईयर तक पढ़ रखी है इतनी केमिस्ट्री, आपको सब मालूम है कि एसिड बेस मैकेनिज्म किस तरह होता है, किन किस्म के रिएक्शन इससे कैटेलाइज होते हैं। तो वो उदाहरण मैंने यहाँ नहीं रखे। तो सीधे हम आ जाएं किस पे, कि एंजाइम्स जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसमें कैटालिसिस कैसे हो रहा है। जब इसकी बात करते हैं तो मैं यहाँ सेरीन प्रोटीएज, नाउ एज का मतलब क्या होता है, क्या है ये? एज मीन्स ऑटोमेटिकली ये एंजाइम है। सेरीन प्रोटीएज नाम क्यों है? क्योंकि सेरीन जो है यहाँ पे अमीनो एसिड, इट इज एट द एक्टिव साइट। एंजाइम की हमने पढ़ी है इससे पहले, आपको बताया कि पूरी एंजाइम जो इतने सारे अमीनो एसिड्स की बनी होती है, तो उसमें ये नहीं वो हर जगह रिएक्शन हो जाता है, नहीं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे होता है, उसको हम कहते हैं उसकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे ये सेरीन प्रोटीएज जो है ये प्रेजेंट है। प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन का, ऐसी एंजाइम जो उसका डाइजेशन करे। तो कौन सी एंजाइम है? वो हमारी सेरीन प्रोटीएज। तो इसके जो एक्टिव साइट में प्रेजेंट है, सेरीन प्रोटीएज कई किस्म की होती हैं, हम जहाँ जो बात करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में हम बात करेंगे काइमोट्रिप्सिन की। काइमोट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि एंडोपेप्टिडेज है। हाइड्रोलिसिस करता है, किसका हाइड्रोलिसिस करता है? नेचुरली प्रोटीन्स। डाइजेशन मतलब डाइजेशन हो रहा है ना, प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा। तो प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स क्या होती हैं? अमाइड्स, NHCO, ये लिंकेज होती है, तो इसको तो तोड़ेगा वो। किस तरह से करेगा हाइड्रोलिसिस? सिंपल वाटर से तो हो नहीं सकता है, खाली पानी अगर हो तो उससे तो ये किसी तरह कैटेलाइज होगा। तो यही है वो एसिड बेस कैटालिसिस। अब इस एसिड बेस कैटालिसिस में ये जो हम यहाँ तीन देख रहे हैं जो बना रखे हैं, देखिए ये है हमारा एस्पार्टिक एसिड, ये है हिस्टिडीन, ये है सेरीन। ये तीनों को हम कहते हैं जुड़ करके द कैटालिटिक ट्रायड। क्या बोलते हैं? कैटालिटिक ट्रायड। ट्रायड मतलब ये तीन ऐसे हाथ पकड़े हुए हैं यहाँ इस एक्टिव साइट पे। हाथ पकड़े हुए ऐसे मतलब है, ये देखिए चार्ज है ना, COO नेगेटिव एस्पार्टिक एसिड का, हिस्टिडीन का NH, तो O और H क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ हिस्टिडीन का N आप देख रहे हैं, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली जो सेरीन का H है, सेरीन जो है इसमें OH प्रेजेंट होता है। इफ यू आर फेमिलियर विद दिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विद दिस अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड होता है ये नेचुरली अल्फा अमीनो एसिड, NH2COH तो हो गई है, CH2CH, इसमें साथ में क्या हो गया यहाँ पे? OH लास्ट में लगा हुआ। ये OH और N क्या बना लेगा फिर से? देखिए इन दोनों के बीच में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वही हाइड्रोजन जो है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ट्रैप्ड है। हाइड्रोजन यहाँ दो, ऊपर एस्पार्टिक और हिस्टिडीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में है। ऑक्सीजन किसका? सेरीन का। नाइट्रोजन किसका? हिस्टिडीन का। यहाँ भी हाइड्रोजन इस तरह है, नाइट्रोजन किसका? हिस्टिडीन का, और ऑक्सीजन किसका? एस्पार्टिक एसिड का। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? ये तीन कैटालिटिक ट्रायड जो है आपस में इस तरह जुड़े हुए वीक बॉन्ड से। अब जब रिएक्शन की शुरुआत होगी तो ये H जो है, H अपनी तरफ को कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है अपनी तरफ, तो H का निकलना यहाँ से संभव है एज H पॉजिटिव। मदद कौन करेगा? नाइट्रोजन, हिस्टिडीन का ये बेस है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो H चला गया, N और H ये बना लिया इन्होंने यहाँ बॉन्ड NH। H कैसे गया? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के। किसके ऊपर छोड़ के? सेरीन के ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ के। ये ऑक्सीजन जो है अब क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ कार्बोनाइल का कार्बन है अटैच्ड, बैठा हुआ है ये इस एंजाइम पे, एंजाइम के खांचे पे। ये एरोमेटिक होते हैं, खांचा इस तरह होता है जैसे लॉक एंड की मॉडल है उसमें ये वाला फिट हो, एरोमेटिक एंडी, नॉट द लीनियर वन, नॉट द एलिफेटिक वन, बट ये RCO एरोमेटिक एंड।
वहां से ये एंजाइम में ऐसे फिटेड है, और वहीं पे एंजाइम में ये भी प्रेजेंट है हमारे ट्रायड, कैटालिटिक ट्रायड। तो ये O नेगेटिव कहाँ आ गया, कार्बन पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक ऐसे शिफ्ट, इस तरह से शिफ्ट हो रही है। तो कार्बन अब क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ यहाँ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, आपने देखा, दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज बीइंग फॉर्म्ड। कैटेलाइज कैसे हो रहा है रिएक्शन, बाय मींस ऑफ हिस्टिडीन एंड सेरीन। सेरीन का ऑक्सीजन इसको कैटेलाइज कर रहा है, पर उसको कैटेलाइज करने के लिए यहाँ O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए मदद कौन कर रहा है, ये हिस्टिडीन का नाइट्रोजन, क्योंकि ये इसमें से H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेता है। हियर H पॉजिटिव खींच गया तो नाइट्रोजन में इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव जो है अब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। सो द सेरीन OH attacks the carbonyl carbon. Nitrogen of the histidine accepts the hydrogen from the OH of serine. वहीं से तो लेता है ना हिस्टिडीन, कहाँ से, OH of serine. A pair of electrons from the double bond of carbonyl oxygen move to ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, तो मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिजल्ट क्या हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि इसमें आगे क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये RNH है और यहाँ ये टेट्राहेड्रॉन बन गया, इधर भी ऑक्सीजन लगा है, यहाँ भी ऑक्सीजन लगा है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब ये वापस इधर चला जाएगा तो ये कार्बन को ये बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन तो अपनी तरफ लगातार इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है। तो नाइट्रोजन H ये क्या ले लेगा, जो NH यहाँ बना हुआ था ना, ये H वापस आ जाएगा यहाँ, मतलब निकल जाएगा RNH2, निकल गया, RNH2 निकल गया तो क्या हो गया, कौन सा बॉन्ड टूटा, अमाइड, क्योंकि ये क्या था CONH, अमाइड था, तो अमाइड बॉन्ड टूट जाएगा। आगे हमने दिखा भी रखा है, पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे हम एंजाइम। कहने का मतलब है यहाँ तो हिस्टिडीन ने H पॉजिटिव को लिया, बेस की तरह एक्ट करा, और आगे रिएक्शन में हम देखेंगे लिया हुआ जो है, क्योंकि अब उसकी वैलेंसी बढ़ गई है ना, देखिए 3 से 4 हो गई नाइट्रोजन की, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन को दे दिए। कौन सा हाइड्रोजन, सेरीन का हाइड्रोजन, अमीनो एसिड है सेरीन। और एज अ रिजल्ट अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो RNH अपनी तरफ को, NH इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर हैं जैसे यहाँ थे, तो ये लोन पेयर अपनी तरफ को H पॉजिटिव को खींच लेंगे, कॉन्सिक्वेंटली हिस्टिडीन वापस अपनी शेप में आ जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा RNH2। RNH2 बना, मतलब नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी, तो ये तो बॉन्ड टूट जाएगा इस दौरान, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस, हमारा हाइड्रोलिसिस की शुरुआत हो गई है। कौन सा बॉन्ड टूट गया, CONH, तो ये था CO, ये O नेगेटिव वापस लौटा, यहाँ से ये टूटा, और यहाँ H पॉजिटिव ये आ गया, क्योंकि H यहाँ ये वाला ये टूट जाएगा यहाँ पे, तो H ने यहाँ पे H पॉजिटिव इधर आ जाएगा वापस। As a result of this, our protein molecule, this protein CONH amide bond, because it is made up of amino acids which form these amide bonds, इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस by means of acid base catalysis। तो एक टाइम में हिस्टिडीन एक्ट कर रहा है किस तरह, एक समय हिस्टिडीन एक्ट कर रहा है बेस की तरह, और फिर दूसरे समय जब ये यहाँ दे देगा इट विल एक्ट एज एन एसिड, एसिड बेस कैटालिसिस। तो इसी से हम आ जाएं ये दूसरे वाले एंजाइम पे, ये भी आप लोगों के कोर्स में है, काइमोट्रिप्सिन के अलावा, जो कि एंडोपेप्टिडेज है, बीच बीच के बॉन्ड तोड़ती है, और ये है हमारा कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है एक्सोपेप्टिडेज है, ये कोर्स में है आप लोगों के, तब मैंने ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल यहाँ रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये मेटलो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एज एंजाइम है, फिर से क्या कर रही है, मेटलो एंजाइम है, और किसको तोड़ रही है, प्रोटीन्स को। कौन से प्रोटीन्स, एरोमेटिक वाले, एरोमेटिक जो यहाँ पे कांचे में फंसा हुआ है, ये एरोमेटिक, ये दिख रखा है R' C डबल बॉन्ड O NH CHR CH2 CO O नेगेटिव एंड सो ऑन। अब ये R जो है देखिए
R डैश कुछ भी हो सकता है, R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दिखा रखा है किस तरह टूटता है ये अमाइड बॉन्ड। कैसे टूटेगा ये अमाइड बॉन्ड, इसके लिए मेटलो एंजाइम हेल्प करती है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं इसकी एसिड बेस कैटालिसिस की। वाटर है H2O पानी की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे कैटालिटिक ट्रायड तो है नहीं, इससे पहले जो हमने एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, सेरीन का देखा था। यहाँ है हमारा ग्लूटामिक एसिड, another amino acid. At the active site of this enzyme, carboxypeptidase, which is a metalloenzyme involving the use of zinc 2 positive. तभी देखिए जो माइक्रो इस तरह न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, तो ये कैसे होते हैं जिनकी मदद के बिना ये आगे प्रोसेस चल ही नहीं सकती है। तो अब यहाँ ग्लूटामिक का O नेगेटिव, इसने क्या करा, वाटर H2O है, H2O से यहाँ से अपनी तरफ को क्या ले लिया, H। जैसे ही इसने H को अपनी तरफ को लिया तो ये यहाँ क्या रह कि बन गया OH नेगेटिव, ठीक है। तो पानी में से H पॉजिटिव हटाया, O नेगेटिव ने H पॉजिटिव लिया, तो यहाँ रह गया OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव इधर उधर घूमता नहीं रहता है विद इन दिस बॉडी। ये OH नेगेटिव एक तरह बड़े सलीके से जिंक अपनी तरफ को खींचता है इसको बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव और जिंक है पॉजिटिव। और जिंक खुद यहाँ बैठा हुआ है विद द हेल्प ऑफ दीज हिस्टिडीन्स, यहाँ नीचे हिस्टिडीन है, इनकी मदद से यहाँ पे ये एक जगह स्थित है। तो अब देखिए जिंक जो है ये क्या करेगा, जिंक जो है ये अपनी तरफ को लेगा किसको, OH नेगेटिव को, और ये OH नेगेटिव को इस तरह से स्टेबलाइज करेगा। और ये OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, अगेन from water what has been generated a very strong nucleophile OH negative, ये कार्बोनाइल के कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही उस केस में तो सेरीन का O अटैक करता है, यहाँ ये OH ही बन गया नेगेटिव फ्रॉम वाटर, और ये कार्बोनाइल को अटैक करेगा, फिर से क्या बन गया हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया R-C इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट O नेगेटिव, इसमें ये O नेगेटिव, यहाँ के कार्बन की चौथी वैलेंसी पूरी हुई किससे, OH से। और हम देखेंगे फिर आगे की स्टेप्स में किस तरह ये एक बार बन जाएगा। तो ये ये O नेगेटिव जब इधर, और देखिए O नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, जिंक OH को भी कर रहा है और O नेगेटिव को भी, इंटरमीडिएट को, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। जब ये इधर चला गया, जाएगा ही क्योंकि ये तो टेम्पररी शिफ्ट है, टेम्पररी बन रहा है बॉन्ड, तो ये इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट से जब इधर वापस चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये R-COOH हो गया, NH टूट जाएगा यहाँ, NH ये जो है मतलब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया शुरू हो गई, टूटने की, प्रोटीन के डाइजेशन की। सो एसिड बेस कैटालिसिस, ग्लूटामिक एसिड हियर एक्ट्स एज अ बेस, हियर ग्लूटामिक एसिड is acting as a base, removes H positive from water. What is the role of zinc? The role of zinc is to make this water a strong nucleophile. Nucleophile means now OH negative nucleus loving, which will attack this carbonyl carbon, and we get our tetrahedral intermediate in this enzyme carboxypeptidase, which is an exopeptidase. It is not an endopeptidase, it is an exopeptidase. और ये अपनी जगह पे स्थित है, कैसे, जो जिंक है ना ऐसे इधर उधर हिलता हुआ नहीं है, इसको ग्लूटामिक 72, हिस्टिडीन 196, हिस्टिडीन 69 ने नीचे से जो 3 दिखा रखे हैं ना, तो 2 इसमें हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन कौन सी है, 69। 69 का क्या मतलब हुआ कि वो क्योंकि अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं और BC तो होते हैं, तो बार बार रिपीट होंगे ये प्रोटीन की चेन में, तो उसकी नंबरिंग करनी पड़ती है जब उसका स्ट्रक्चर में कि ये कौन सा वाला हिस्टिडीन है जो यहाँ साइट पे है। यहाँ है ये 69, फिर उसके बाद है हिस्टिडीन 196 और ये ग्लूटामिक 72 यहाँ। तो अब देखिए यही कॉम्प्लेक्सिंग करते हैं इसके साथ यहाँ पे।
तो ये नंबर जो इसके आगे अभी आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो नंबर जो उसके आगे वो इंडिकेट करते हैं कि उसकी पोजीशन ऑन द लॉन्ग प्रोटीन चेन। और ये एक्टिव साइट में इस तरह फोल्डेड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 69 के पास 196 कैसे आ गया? वेल, द स्ट्रक्चर्स एज यू नो ऑफ प्रोटीन्स दे आर कॉम्प्लेक्स फोल्डेड स्ट्रक्चर्स ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं तो इस तरह होते हैं कि ये पास पास आ जाते हैं ये वाले अमीनो एसिड्स इसमें। सो एसिड बेस कैटालिसिस, एसिड बेस कैटालिसिस, ये सेरीन प्रोटीएज जो मैंने शुरू में बताया था उसी की एक ये स्लाइड ये रखी हुई है, देखिए यहाँ पे। उस तरह क्या हो रहा है इसमें भी, ये पूरी कैटालिटिक प्रक्रिया है प्रोटीएज से जो हमारी हो रही है, सेरीन प्रोटीएज से, उसी को दर्शा रखा है कि किस तरह हमारा बॉन्ड जो है वो काइमोट्रिप्सिन जो ये एंजाइम है ये मदद कर रही है इसको तोड़ने में। तो कैसे मदद कर रही है तोड़ने में? क्योंकि देखिए इस पे क्या लगा हुआ है, जो ट्रायड लगा हुआ है ना, 3 लगे हुए हैं, कौन से? तभी तो सेरीन प्रोटीएज कहते हैं। सेरीन इसमें जो है ये सेरीन, ये वाला ये सेरीन है जिसके साथ OH यहाँ लगा हुआ है। सेरीन इसकी पोजीशन जो है ना ये है 195, तो इसमें सेरीन 195 लिखा देखेंगे आप, मतलब ये 195 वाले नंबर का है ये। ऐसे ही हिस्टेडीन जो है, ये हिस्टेडीन है, ये 57। ऐसे यहाँ जो एस्पार्टिक है ये आप देखेंगे ये जो है आपका प्रेजेंट ये है 102। खैर एनीवे ये 102 इंडिकेट कर रहा है कौन से नंबर का ये। तो ये कैटालिटिक ट्रायड जो है तो ये था हमारा R-CONH अमाइड लिंकेज। तो क्या हुआ, OH में से वही H इधर को गया N की तरफ, हिस्टीडीन के, हिस्टीडीन बेस की तरह एक्ट कर रही है। तो O नेगेटिव ने कहाँ अटैक कर लिया, इस O नेगेटिव ने कहाँ अटैक कर दिया, O नेगेटिव जो है सेरीन का, हम O नेगेटिव ही इसके साथ अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, तो बन गया हमारा ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में अब बताया था इससे पहले मैंने आपको एक जहाँ सिंगल ही डायग्राम दे रखी थी कि N जो है H के साथ है, वो पहले बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ एसिड, अब ये N जो है वो क्या कर देगा, वो इसको अपना H पॉजिटिव जो है जो, क्योंकि ये यहाँ दे देगा H, तो RnH2 निकल जाएगा, यानी कि RnH2 हाइड्रोलिसिस हो गया। और यहाँ पे जो रह गया है बचा हुआ RCOO, ओ ये किसका है, सेरीन का, ये फर्दर RCO पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ये दिखा रखा है H2O, ये पानी को फिर से मदद करेगा OH क्रिएट करने में। कौन? फिर से नाइट्रोजन जो है पानी में से H पॉजिटिव को ले लेगा तो रह जाएगा OH, ये OH नेगेटिव RCO में अटैक करेगा, तो RCO में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होगी तो फिर से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। अब ये O नेगेटिव जब वापस आएगा इसमें तो बन जाएगा RCOOH, ये OH कहाँ से लगा, पानी से, पानी में से OH नेगेटिव कैसे बना, क्योंकि हिस्टिडीन के नाइट्रोजन ने पानी में से H पॉजिटिव अपनी तरफ को खींच लिया था, इट एक्टेड एज अ बेस। अब एज अ रिजल्ट ये RCO ये जो वापस आया OH, तो हमारा ये तो बन गया यहाँ। एट द सेम टाइम ये जो इसने N ने H खींचा था, ये NH वाला H अब वापस हिस्टिडीन एक्ट करेगा एज एन एसिड और ये H पॉजिटिव को यहाँ दे देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी विल बी गेटिंग आर प्रोडक्ट, दैट इज this will be formed. So this is the action of serine protease. Now serine protease will therefore be forming or taking part in the formation of this type of a hydrolysis. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है प्रोटीन, उसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। किसमें हुआ डाइजेशन, अमाइड बॉन्ड जो है वो क्या हो गए, हाइड्रोलाइज हो गए। सो हिस्टिडीन एक्टिंग बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस इन दिस सेरीन प्रोटीएज, दिस केस काइमोट्रिप्सिन, जिसका हमने एक ही किया था, अब ये पूरा ही स्लाइड है उसका। Coming to the next type of catalysis, that is covalent catalysis. Now covalent catalysis involves the formation of substrate. How? With the substrate it forms a transient covalent bond. This transient covalent bond with residues किसके साथ form करता है, in the enzyme active site or with a cofactor.
तो उसके साथ ये क्या बना लेगा, ट्रांजिएंट मीन्स अ टेम्पररी sort of a bond is formed and this adds an additional covalent intermediate to the reaction. अब ये देखिए कोवैलेंट जो बना है बॉन्ड, ये टेम्पररी नेचर का है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना है और इस बनने के बाद फिर इसका मतलब है टूट जाएगा लेटर स्टेज में रिएक्शन के, क्योंकि ये तो सिर्फ कैटलिस्ट है। ये कोवैलेंट बॉन्ड जो बन रहा है इट इज जस्ट being formed in order to catalyze the reaction, रिएक्शन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, उसको कैटलाइज करने के लिए बन रहा है। And this mechanism is utilized, which I discussed earlier, by the catalytic triad of enzymes like chymotrypsin. हमने इससे पहले chymotrypsin पढ़ा तो हमने देखा वहां किस तरह एसिड बेस कैटालिसिस हुई और आपने देखा होगा उसमें क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना ना उसके बाद, और वो कोवैलेंट बॉन्ड बना भी और फिर बाद में टूटा भी। तो chymotrypsin, which is an endopeptidase, it uses this mechanism to catalyze the reaction, that is hydrolysis of a peptide bond. तो ये किस तरह हो रहा है, ये chymotrypsin जो है वो तोड़ता है, it cleaves the peptide bonds, attacking the unreacting carbonyl group with a powerful nucleophile. कौन सा है वो पावरफुल हमारा न्यूक्लियोफाइल, सेरीन का रेजिड्यू। कौन सा रेजिड्यू, 195 नंबर। ये जो अमीनो एसिड है इसका नंबर क्या है, वो पूरी चेन में 195, सेरीन 195। सेरीन में क्या लगा है, ये न्यूट्रल है, देखिए न्यूट्रल पोलर अमीनो एसिड, OH है तो नेचुरली पोलर है पर न्यूट्रल है। ये पहले आपको बता चुकी हूँ मैं किस तरह क्लासिफिकेशन इनटू एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एंड देन इनटू न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये सेरीन 195 का जो रेजिड्यू है ये कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाता है किससे, सबस्ट्रेट के साथ, और ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, जो हम इससे पहले देख चुके हैं, अभी फिर आपको दिखाऊंगी यहाँ पे। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर आप देख लीजिए, इसके आगे हिस्टिडीन 57, एस्पार्टिक एसिड 102, सेरीन 195। ये रेजिड्यू जो हैं कहाँ प्रेजेंट है, ये तीनों ये हैं कैटालिटिक ट्राइड। ट्राइड इसीलिए कहते हैं, कैटालाइज अकेले नहीं कर रहा, देखिए सहयोग होता है आपस में, हिस्टिडीन एस्पार्टिक एसिड सेरीन है, सहयोग से कितने काम, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया चल रही है। खाना जो हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का डाइजेशन हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये तीनों हाथ मिला के एक साथ काम कर रहे हैं, तब ये प्रक्रिया पूरी हो जा रही है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जा रहा है। कैटालिटिक ट्राइड, दीज आर द थ्री, histidine 57, aspartic acid 102 and serine 195. Numbers as I mentioned earlier, these indicate this number, कि अमीनो एसिड का नंबर, हाँ सेरीन 195, एस्पार्टिक एसिड कौन सा 102 वाला। ये फोल्ड होके इस तरह अरेंज होते हैं एक्टिव साइट में कि जिससे ये पास पास रहते हैं। अब वही एसिड बेस कैटालिसिस और उसके बाद फिर हमारा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का बनना। अब हिस्टिडीन हम पढ़ चुके हैं कैसे एक्ट कर रहा है एज अ बेस, ये H पॉजिटिव को ले लेगा, एज ए रिजल्ट OH से क्या क्रिएट हो गया, H पॉजिटिव लिया तो O नेगेटिव, O नेगेटिव ने कहाँ अटैक करा, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O कौन सा वाला था, RC डबल बॉन्ड O NH, ये वाला बॉन्ड था, तो इसमें यहाँ आ गया हमारा कार्ब O नेगेटिव, तो क्या बन गया इससे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। हम ये पूरी आउटलाइन इससे पहले देख चुके हैं, मतलब कि एसिड बेस कैटालिसिस से क्या बन रहा है यहाँ, कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ इट इज नोन, व्हाई इज इट नोन एज कोवैलेंट कैटालिसिस, क्योंकि ये एंड प्रोडक्ट नहीं है, रिमेंबर दैट, दिस इज जस्ट एन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट फिर क्या होता है, ये इंटरमीडिएट फिर, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये नेगेटिव है यहाँ, O नेगेटिव, हाँ इस तरह, तो ये O नेगेटिव यहाँ इस वापस चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये वापस चला गया, तो ये N के ऊपर चला जाएगा, टूट जाएगा, ये N के ऊपर चला गया तो इसने यहाँ से खींचा H पॉजिटिव, मतलब ये फिर वापस हिस्टिडीन N में चेंज हो गया जो N पॉजिटिव में था, मतलब यहाँ हिस्टिडीन कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड, एंड हेंस ये हमारा RNH2 सेपरेट हो गया, RNH2 इसमें से अलग हो गया। So nitrogen of the histidine accepts the hydrogen from the OH of serine. By now you must be knowing it very, very well. A pair of electrons from the double bond of carbonyl oxygen moves to the oxygen. Result,
a tetrahedral intermediate is generated. And the bond joining the nitrogen and the carbon in this peptide bond is broken. So covalent catalysis कहाँ है, कहाँ हो रही है? In our living system by means of this enzyme serine protease, उसका भी specific जो है नाम chymotrypsin, जो कि है एक एंडोपेप्टिडेज जो कि बीच बीच के सारे ये बॉन्ड तोड़ देती है. At body temperature and at physiological pH, remember ना temperature increase हो रहा है ना pH change हो रहा है. Ordinary, unlike the enzymatic hydrolysis जो हमारी कहाँ होती है, लैब्स में होती है, which requires drastic condition. Moreover, in this chymotrypsin recognizes those specific linkage. What is that specific linkage? C double bond O. What is the C double bond O? Part of the amide NHCO वो वाला. तो ये ओवरऑल हाइड्रोलिसिस हो गई इसमें, तो सेरीन प्रोटीएज से एक्टिव साइट्स में. और कौन से वाले पेप्टाइड्स बॉन्ड? स्पेसिफिकली वो बॉन्ड जो कि एडजेसेंट हैं किसके? एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यू के. रिमेंबर, अमीनो एसिड रेजिड्यू शुड बी हियर. तो ये कौन सा है हमारा बॉन्ड जो यहाँ पे है? ये है हमारा जो RCO वाला बॉन्ड जो है, ये एरोमेटिक, क्योंकि एक वहाँ खांचा ऐसा बना होता है, उसमें यही हमारा फिट होता है. कोवैलेंट, so acid base catalysis finally leading to the formation of this covalent bond. Now coming to the next type of catalysis, which is the metal ion catalysis. Now what is metal ion catalysis? Metal ions, they stabilize electrostatically the negative charge और they shield the negative charge. दोनों काम करते हैं. ये किसकी तरह एक्ट करेंगे फिर? क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन की तरह करेंगे ना. लेकिन प्रोटॉन में तो एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है न्यूट्रल पीएच में, और कई बार मल्टीपल पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं. प्रोटीन की तरह एक ही थोड़ी होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें ज्यादा है. दे एक्ट टू ब्रिज अ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप. उनकी ब्रिजिंग करते हैं जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है, अभी हमने देखा था जैसे जिंक में, तो जिंक पॉजिटिव जो है किसको स्टेबलाइज कर रहा है? OH नेगेटिव को. वो OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल की तरह हमारे कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है. बाइंड टू सबस्ट्रेट टू इंश्योर प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो इस तरह ये सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड कर जाते हैं कि जिससे सबस्ट्रेट जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ जाता है, जिससे, क्योंकि वो कैसे बाइंड होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, हैं, तो जिससे वो एक ही तरफ को इधर उधर हिले डुले ना, एक ही तरफ रहे, उसमें प्रॉपरली रिएक्शन हो पाए. एंड दे पार्टिसिपेट देयरफॉर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बदलता रहता है, बदल जाता है metals का. So therefore they also participate in oxidation reduction mechanisms. Now here is this the metal. This is the OH. It is stabilizing OH negative. The metal positive. And hence ये कहाँ बना? OH negative कैसे बना? इसने खींच लिया H2O से अपनी तरफ को. OH negative. H अलग निकल जाएगा पॉजिटिव, OH अलग निकल जाएगा. तो पानी को ज्यादा इन्होंने एसिडिक भी बना दिया, OH को स्टेबलाइज भी कर दिया, और उसको ज्यादा इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना दिया. तो ये OH नेगेटिव अब फोकस होके कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक. Metal ion catalysis. Now this metal ion catalysis which I am talking about, this has an important role in the sense because a number of enzymes are there which cannot act without it. So ionic interactions between metal bound to the enzyme and a substrate, they will naturally favorably orient the substrate, stabilize them. And what are these metals? They can be different metals besides, of course, zinc. They can be iron, they can be calcium. And when they complex with water, water will lose H positive. And hydroxide ion, like I showed you earlier, will be stabilized by this metal. A leaving group can become a weaker base in the presence of a metal, as we will see. So
जो रोल होता है इनका, इसमें हम मैग्नीशियम और मैंगनीज, क्योंकि जिंक तो हम देखेंगे डिटेल में आपके कोर्स में। देखिए मैग्नीशियम और मैंगनीज जो हैं ये भी ऐसे मेटल हैं जिसमें ये एनएमपी काइनेज है और ऐसी इस किस्म की एंजाइम्स हैं जिसमें एटीपी, एटीपी एसोसिएटेड विद एनर्जी है। तो इसके हाइड्रोलिसिस के समय ये नहीं तो ये इनएक्टिव हो अगर इनमें किसकी एब्सेंस हो, मैग्नीशियम की और मैंगनीज की। तो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम मैंगनीज इनका होना कितना जरूरी है। कई एक मल्टीविटामिन वगैरह में भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये एडिड होते हैं इन सप्लीमेंट्स, मतलब इनकी प्रेजेंस जरूरी होती है। और एटीपी एंजाइम जो है, एटीपी एंजाइम्स उससे जैसे अब हमारी फिर एनर्जी रिलीज, क्योंकि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट, तो एनएमपी काइनेसेस एक्ट करेगी। फॉस्फेट ग्रुप एक ऐसा होता है, पर कब एक्ट करेंगी ये एंजाइम्स? एनर्जी रिलीज की प्रोसेस में ये कैसे एक्ट करेंगे? ये तब तक नहीं एक्ट करेंगे जब तक कि मैग्नीशियम और मैंगनीज की यहाँ प्रेजेंस ना हो। तो ये मेटल आयन जो है ये इनकी कैटालिसिस के लिए जरूरी है। और इसमें जिंक जो है, जो अब हम देखेंगे, इसका तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एग्जांपल दिया है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स और क्या मदद करती है? रेस्पिरेशन आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन हम इनटेक होगा, ऑक्सीजन इनटेक, प्राणायाम वगैरह इसीलिए तो किया जाता है ऑक्सीजन इनटेक, क्योंकि सेल को जब वो मिलेगा तब सेल जाके कन्वर्ट करेंगी उसको किसमें, वहां प्रोसेसेस होंगी जिससे एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये उसी में मदद करती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बोनिक एसिड जो है और बाइकार्बोनेट आयन इसमें चेंज कर लेंगे। ठीक, अब जब ये रेड ब्लड सेल्स पहुंचेंगी, क्योंकि इतने सारे अंदर सेल्स हैं उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन से मैकेनिज्म हो रहा है, किस्म किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो मदद रेड ब्लड सेल्स जब ये पहुंचेंगी लंग्स पे, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रही हैं, तो ये सेम एंजाइम जो कि हमारे उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस उसको कार्बोनिक एसिड में बदलती है। ये सेम एंजाइम कार्बोनिक एसिड को वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ बदल देंगी? लंग्स में। कौन सी एंजाइम है वो? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ प्रेजेंट होती है? एंजाइम रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स ने ही कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में चेंज किया, बाइकार्बोनेट में। लंग्स में पहुंच के उल्टी प्रक्रिया हुई कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी रिलीज कैसे हुई, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड ये वापस CO2 में चेंज हो गए। और इसमें जिंक का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू फैसिलिटेट वाटर टू क्रिएट अ प्रोटॉन H+, क्योंकि H2O से OH नेगेटिव को अपनी तरफ को खींचेगा जिंक पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव बन गया। देखिए यहाँ दिखा रखा है, ये जिंक है, ये हिस्टिडीन 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 इससे बैठा हुआ है, ये हिस्टिडीन दिखा रखा है यहाँ देखिए, हिस्टिडीन के साथ से साथ में यहाँ हिस्टिडीन, क्योंकि उसमें वो है नाइट्रोजन, सो नेगेटिव, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विद जिंक, उसमें लोन पेयर होते हैं। तो ये जिंक जो है H2O प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत H2O प्रेजेंट है। H2O में से क्या करेगा? ये OH को अपनी तरफ को खींच रहा है, क्योंकि OH क्या है? O नेगेटिव, इससे क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव। और ये जिंक इस OH को फिर स्टेबलाइज भी कर रहा है। OH को स्टेबलाइज करके ये CO2 के ऊपर अब ये OH अटैक करेगा। कैसा? C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट। तो यहाँ इसके साथ क्या बन जाएगा? एक देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बन गया ना, एसिड बेस कैटालिसिस, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटल आयन कैटालिसिस, ऑल इज टेकिंग पार्ट टुगेदर, सब साइड बाय साइड चल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद फिर इसने यहाँ अटैक इसके साथ ये बना लिया कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या बन गया? ये देखिए, ये CO, ये O नेगेटिव है, यहाँ O नेगेटिव कैसे स्टेबलाइज हुई? Zn पॉजिटिव से OH, यानी कि ये बन गया अब HCO3। क्या बन गया? HCO3। हमारा पानी बदल चुका है किसमें? HCO3। कैसे? उसमें से जो निकली OH उसने इसको चेंज करी। और ठीक यही प्रक्रिया अब जब लंग्स में ये बाइकार्बोनेट जो है जाकर के RBC में प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है HCO3 को, उसमें से क्या होगा? HCO3 से OH निकल आएगा। ये OH किससे स्टेबलाइज होगा? फिर से जिंक से। OH उससे स्टेबलाइज हुआ और CO2 हमारा बाहर निकल गया। सो दीज प्रोसेसेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस
कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है। ऐसी ये एंजाइम्स है जो रेड ब्लड सेल्स में हमारी प्रेजेंट होती है। कौन मदद, किसकी मदद ले रहा है? मेटल आयन कैटालिसिस। जिंक फॉर्म्स एन एक्टिव साइट of more than you'll be surprised to know 100 enzymes, 100 से ज्यादा एंजाइम्स में। उसमें से एक जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये क्या है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो हम पढ़ भी चुके हैं पहले। किस तरह इसको पोलराइज कर रही है, किस तरह इसको एक्टिव साइट में किस तरह ये हेल्प कर रही है। तो इसमें हमने पहले भी देखा कार्बोक्सीपेप्टिडेज एसिड बेस कैटालिसिस हो रहा है। किस तरह? H2O प्रेजेंट है पानी, ये ग्लूटामिक एसिड ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, O नेगेटिव, H पॉजिटिव पानी में से हटाएगा, क्या बन गया? OH। OH क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, कैसे बन रहा है? क्योंकि O नेगेटिव जिंक पॉजिटिव की तरफ खींच रही है, तो O नेगेटिव इधर को खींची तो यहाँ से क्या निकल गया? इसके बीच का बॉन्ड लूज हो जाएगा, H और O के बीच का, तो H पॉजिटिव निकल गया। मदद किसने करी? ग्लूटामिक एसिड है। तो ग्लूटामिक एसिड नाउ acts as a base, removes H positive from water, and role of zinc to make water a strong nucleophile। न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, OH नेगेटिव बन गया। ये OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन में, किसके? प्रोटीन के। ये प्रोटीन है यहाँ पे RCONH CHR CH2 CO नेगेटिव, और यहाँ पे इसने अटैक करा तो ये बन गया इसके साथ एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, एंड दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट विल देन कोलैप्स टू गिव अस, किस तरह कोलैप्स करेगा? देखिए ये O नेगेटिव वापस आ जाएगा तो RCOOH यहाँ बन गया, ठीक। तो ये वाले बॉन्ड की जरूरत नहीं, तो N इसके ऊपर वापस चला गया, NH बना लेगा, और जो NH जो है यहाँ OH है तो फिर ये फर्दर NH2 में चेंज हो जाए। कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इट सेपरेटली। यहाँ ये मेटल आयन इसको कैसे कैटेलाइज कर रहा है इस प्रोसेस को। नाउ द रोल ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, ये सारी हमने प्रोसेसेस तो देखी ना, ये संभव नहीं थी बिना किसके? बिना प्रॉक्सिमिटी के, बिना प्रॉपर ओरिएंटेशन के। तो क्यों? क्योंकि रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स। जितने स्ट्रॉन्ग कोलिजन, दूर दूर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कोलाइड ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन ही कहाँ से होगा? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन पाथवे या ट्रांजिशन स्टेट। तो प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन जो है वो फैसिलिटेट करती है। देखिए ये इधर दूर दूर बिखरे हुए हैं। अब जैसे ये एंजाइम का क्या रोल है? एंजाइम अपने ऊपर ये दो सबस्ट्रेट्स हैं तो क्या ले आई अपनी कैविटी के अंदर एक्टिव साइट पे उनको पास, तभी तो ये रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। What does it do? It increases the rate of reaction. Enzyme substrate interactions align reactive chemical groups, holds them closer together, proper orientation में, reduces the entropy naturally, makes reaction more favorable, disorderliness खत्म हो गया ना, इधर उधर दूर दूर थे अभी तक, and this effect is similar to effective increase in concentration। क्योंकि पास आ गए तो ये नहीं है कि concentration बढ़ा है, no, एंजाइम की वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिएक्टिंग सबस्ट्रेट क्योंकि पास आ गए तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। सो binding of the reagents to the enzymes gives the reaction what type of a character? Intramolecular character, जो हम शुरू के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है ना बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये हमारा बेस है, कैटेलाइज कर रहा है, CO ये है एस्टर, इसका हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस, O नेगेटिव, यहाँ O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाँ यहाँ बेस कैटेलाइज, यहाँ अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये जो है बॉन्ड टूट गया, O नेगेटिव यहाँ O नेगेटिव, और ये COO ये पार्ट फ्री हो गया, इसके साथ जुड़ गया O नेगेटिव के साथ, ये बन गया CH3 COO CO CH3। ओके, इंटरमोलिकुलर, दो अलग है ना, ये CO नेगेटिव अलग है बेस की तरह जो एक्ट कर रहा है और इसको कैटेलाइज कर रहा है, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड आप देख रहे हैं। वहीं पे अगर ये जो है पैरानाइट्रो की पोजीशन में बेंजीन के O के साथ COCH3, ये है ना CH3 COO, अब ये CH3 एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाए और यहाँ ये वाला जो CH3 है इसका भी एक हाइड्रोजन और ये यहाँ पे जुड़ जाए, तो यानी कि ये हो जाए CH2 CH2 COO नेगेटिव, है वही चीज पर अब ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी। अब इंटरमोलिकुलर की जगह
ये जो कैटेलाइज करेगा, ये बेस की तरह यहाँ एक्ट करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि पास में है तो स्पीड बढ़ जाएगी। अगेन O नेगेटिव यहाँ टूट गया, O नेगेटिव हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका COO यहाँ से टूट गया है, लेकिन स्पीड आप देख रहे हैं कितनी बढ़ गई, K2, ये K1 दिया है, ये K2 दिया है। Many folds the speed increases in intramolecular reaction as compared to intermolecular, which we did earlier है। तो एंजाइम में का यही काम है, एंजाइम के अंदर प्रॉक्सिमिटी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो इतने पास पास होते हैं कि लगता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों रिएक्टिंग ग्रुप हैं, इस तरह। हालांकि होते नहीं है, लेकिन क्लोजनेस की वजह से ऐसा प्रतीत होता है, जो कि यहाँ ये हकीकत के बाहर लैब के एक एग्जाम्पल से बता रखी है। ऐसी प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन क्रिएट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। ये नहीं है कि ग्रुप इस तरह चेंज हो रहे हैं, बाहर से तो कुछ हो ही नहीं रहा, उसी के अंदर वो बैठ जा रहे हैं, इस तरह क्लोज आ जा रहे हैं, सो दैट दे क्रिएट एन इफेक्ट that these groups are present in the same molecule। तो उसकी स्पीड जो है, रिएक्शन की स्पीड बहुत एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। Catalysis by approximation, these two are well basically sort of overlapping। क्योंकि close proximity हो जाती है ना, इतने पास पास आ जाएंगे दोनों सबस्ट्रेट, तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ जाएगा, स्पीड रिएक्शन का बढ़ जाएगा। एंड टू मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कंबाइन टू बिकम वन, अभी तक डिसऑर्डरलीनेस था, फैले हुए थे, अब एक ऑर्डरलीनेस आ गया, उसमें डिसिप्लिन आ गया, डिसिप्लिन, हाँ, एक कायदे से, एक सलीके से वो बैठ गए हैं मॉलिक्यूल्स, किसके ऊपर? जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम के ऊपर। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस, सी, डिसिप्लिन से ऑर्डरलीनेस आ जाता है ना, ऑर्डरली हो जाते हैं, कायदे में हो जाते हैं, तो एंट्रोपी डिक्रीजेस। अभी तक तो डिसऑर्डरली थे वो। An enzyme that brings the two molecules close together decreases the entropy. This is the function of this enzyme. This increases now the rate, therefore increase in rate, similar to increasing the concentration of the reactants। ये जो इंक्रीज होता है रेट में, इसी तरह प्रतीत होता है जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि वो पास पास आ गए। जनरली इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट मोर। Now the enzyme makes the reaction pseudo intramolecular। हुए नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप्स लगे हैं, क्योंकि वो पास पास हैं। NMP काइनेज जो है, हम पहले जो देख चुके हैं, इसी तरह दो न्यूक्लियोटाइड्स को पास ले आती है टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ अ फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर, अप्रोक्सीमेशन। ये काइनेजेस हैं, NMP काइनेजेस, ये न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, तो इनको पास पास ले आएगी न्यूक्लियोटाइड्स को, और इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर फॉस्फोरिल ग्रुप का, बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी रिलीज के लिए। तो कैसे? कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन, प्रॉपर proximity and orientation। So today we did the catalytic strategies that are utilized by the enzymes। ऐसे कई एक हमने स्ट्रेटजीज करी, किस तरह से जो है वो अपनी प्लानिंग करता है एंजाइम। तो कैसे प्लानिंग होती है उसमें एक्शन की, कैसे मैकेनिज्म होता है? एसिड कैटलाइज, बेस कैटलाइज, और बाय मींस ऑफ कोवैलेंट कैटालिसिस, और बाय मींस ऑफ मेटल आयंस, एंड बाय प्रॉक्सिमिटी प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन। During this course of this lecture, we saw a few examples such as carboxypeptidase, an exopeptide, chymotrypsin, and exopeptidase, carboxypeptidase and exopeptidase, and chymotrypsin endopeptidase, जो दोनों ही ये प्रोटीन्स को क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं। तो कैसे इसमें मैकेनिज्म एसिड बेस और कोवैलेंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज में हमने इसमें जिंक का रोल भी देखा, साथ में हमने जिंक का रोल देखा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम में, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट में चेंज करती है, और वापस जो ये एंजाइम जो कि प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल्स में, और वापस जब लंग्स में जाती है तो बाइकार्बोनेट, और उसको ये रेड ब्लड सेल जब वहाँ ट्रैवल करती है तो लंग्स में इसी बाइकार्बोनेट को वापस किस में चेंज कर देती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस तरह रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। So this is all for today. Thank you.